Hello students, in this video I will explain you the second chapter of botany which is नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का संरचना एवं विकास का अध्ययन, यानी मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो हैं वो किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है और किस तरह से उनका विकास होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको लैंगिक जनन के बारे में बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था और फ्लावर की स्ट्रक्चर का हमने स्टडी किया था कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर के जो पार्ट्स थे मैंने उनमें आपको जनरल पार्ट्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम उसमें जो मेन पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट को स्टडी करेंगे, तो यानी हम बात करेंगे सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो जो भी जनन भाग होते हैं फ्लावर के, उसको मैंने आपको दो वर्ड बताए थे। इसमें फर्स्ट है आपका एंड्रोशियम, जिसे हम पुमंग कहते हैं, और जो दूसरा था वो जायांग था। यानी इनके बारे में हमें स्टडी प्रॉपर तरीके से करना है। तो पहले मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर वो है मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद की स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी हम उसका विकास एवं स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि मेल गेमेटोफाइट क्या होता है, क्योंकि मेल गेमेटोफाइट जब आपको पता होगा, नर युग्मकोद्भिद आपको पता होगा, तभी आप ये जान पाएंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये कैसे डेवलप होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो हम किसको कहते हैं? अंकुरित परागकण को। नीट में एक क्वेश्चन आ चुका है कि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो क्या होता है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है अंकुरित परागकण। जो परागकण होते हैं जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो आप इसे कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। यानी अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? परागकण की संरचना जो कि मेल गेमेटोफाइट है और इसका विकास कैसे होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो है पुंकेसर की संरचना, क्योंकि आप जानते हैं जो नर भाग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एंड्रोशियम या पुमंग के नाम से जानते हैं। और पुमंग जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर यानी स्टेमन से मिलकर बना होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पुंकेसर की संरचना। यानी स्टेमन की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी जनरल स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देती है उसके बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बता रही हूँ, यानी नर जननांग के बारे में बता रही हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नर जननांग में तीन चीजें होती हैं जो मैं अलग अलग आपको बताऊंगी। उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं उन तीनों चीजों के बारे में आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम इसकी संरचना का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लघु बीजाणुपर्ण की। लघु बीजाणुपर्ण जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुपर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और ये किसका दूसरा नाम है? ये पुंकेसर का ही दूसरा नाम है। तो ये ध्यान रखें, लघु बीजाणुपर्ण जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पुंकेसर यानी स्टेमन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट जो दूसरी चीज आएगी वो है लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी किसको रिप्रेजेंट करती है? यहाँ पर लघु बीजाणुधानी किसको रिप्रेजेंट करेगी? परागकोश को, पोलन चेंबर या एंथर जिसे हम कहते हैं। हिंदी में हम इसे परागकोश के नाम से जानते हैं और वैसे इंग्लिश में हम इसे एंथर बोलते हैं। तो एंथर का ही दूसरा नाम क्या होता है? लघु बीजाणुधानी। अब तीसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो है लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किसका दूसरा नाम है? माइक्रोस्पोर परागकण का दूसरा नाम है। परागकण को ही हम किसके नाम से जानते हैं? माइक्रोस्पोर के नाम से। पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, लघु बीजाणु भी कहते हैं। तो इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से अपने ब्रेन में रखना है कि पुंकेसर यानी लघु बीजाणुपर्ण, परागकोश मतलब लघु बीजाणुधानी एंड परागकण मतलब लघु बीजाणु। इन तीनों चीजों के बारे में आपको स्पेशली अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम पुंकेसर की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इन तीनों को आपको नोट्स के अंदर सबसे पहले लिखना है, क्योंकि ये चीज एक नंबर की कई बार पूछी जा चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो पुंकेसर होता है उसकी क्या संरचना होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ कि बाह्य संरचना इसकी क्या होती है, जो कि आपने फ्लावर के अंदर भी देखी है। नॉर्मल जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें नजर आती है जो आपको ये दिख रही है। दिस इज द स्टेमन।
ये स्टेमन होता है जिसे पुंकेसर हम बोलते हैं। और ध्यान रखिए कोई भी पुंकेसर यानी जो स्टेमन है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। क्या क्या? फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं परागकोश, परागकोश यानी एंथर, है ना, परागकोश होता है। सेकंड पार्ट जिसे हम योजी बोलते हैं, योजी का मतलब यहाँ पे कनेक्टिव, इंग्लिश में हम इसे कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है वो है उतंतु, उतंतु को हम बोलते हैं इंग्लिश में फिलामेंट, तो फिलामेंट इसे हम बोलते हैं। तो ये 3 भागों से मिलकर पुंकेसर बना होता है। आप ये दिख रहे हैं, ये तो होता है परागकोश, ये परागकोश है, इसका जो बिल्कुल शीर्ष भाग है वो परागकोश है। लॉन्ग और स्लेंडर पार्ट जो आपको बेलनाकार और लंबा भाग दिखाई दे रहा है वो कहलाता है फिलामेंट, इसे हम उतंतु बोलते हैं। और तीसरा भाग होता है योजी, ये आप देख रहे हैं योजी, योजी परागकोश को जोड़ने का काम करती है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, योजी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली बाह्य दृष्टि से अगर अपन देखेंगे तो पराग जो अपना पुंकेसर होता है उसकी संरचना आपको इस तरीके से मिलेगी। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि नीचे की जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, वो इसको सिर्फ अटैच करके रखती है। ध्यान रखें इसमें 2 चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जहां से कोई चीज फ्लावर में लगी रहेगी, यानी ये कौन से पार्ट से लगा रहता है, ऊपर वाले से या नीचे वाले से, ये नीचे वाले से लगा रहता है। तो ये इसका कौन सा भाग कहलाता है, समीपस्थ। ये पूछा गया है नीट के अंदर, याद रखें ये इसका भाग समीपस्थ होता है और ये भाग इसका कहलाता है दूरस्थ, है ना, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट में बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए समीपस्थ भाग किसी भी पार्ट का वो भाग होता है जहां से वो चीज ओरिजिनेट होती है, जहां से उसका उद्गम होता है, और जो दूर होता है उसे दूरस्थ भाग कहते हैं। तो ये पूछा गया है समीपस्थ भाग कौन सा है, इसमें फिलामेंट, और दूरस्थ भाग इसमें परागकोश है। अब हम परागकोश की स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखेंगे कि परागकोश की अंदर की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो बेटा ध्यान रखिए परागकोश का मैं एक अंदर का स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, यानी एंथर की स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रही हूँ, उसे आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि परागकोश की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है। ये एक जनरल डायग्राम है। अधिकतर, यानी जनरल का मतलब आप ये समझिए अधिकतर एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आपको इसी तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। ये एक एंथर की स्ट्रक्चर है। एंथर जो होता है वो एक द्विपालिक संरचना होती है, बाइलॉब स्ट्रक्चर होती है जिसमें 2 पालियां होती हैं। आपको दिख रही है एक पाली ये है और एक पाली ये है। ये दोनों ही पालियां एक विशेष प्रकार के ऊतक से यानी टिश्यू से जुड़ी रहती हैं। इस ऊतक का यानी इस टिश्यू का जो कार्य होता है वो क्या होता है, इन दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य ये करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, योजी। अभी मैंने आपको बताया था योजी दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। ये एक पाली है, ये दूसरी पाली है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पाली यानी लोब। 2 लोब इसके अंदर होती हैं। ध्यान रखिए हर एक लोब के अंदर 2 चेम्बर होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। एक ये देखिए आप और एक दूसरा ये देखिए, है ना, ये 2 चेम्बर होते हैं, इसमें भी 2 चेम्बर होते हैं। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो एक परागकोश के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। इन 4 चेम्बर को हम किस नाम से जानते हैं, परागपुट। इन्हें हम परागपुट भी कहते हैं। कई बार इसको परागकोश का नाम भी दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसको परागपुट भी बोलते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है, परागपुट को हम एक नाम से और जानते हैं, लघु बीजाणुधानी के नाम से। इसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। तो ये भी आप इसमें कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो याद रखें एक पूरे एंजियोस्पर्म के एंथर के अंदर, परागकोश के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। 2 इस लॉब में होती हैं, 2 इस लॉब में होती हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी लघु बीजाणुधानियां हुई, 4। अब इसमें मैं आपको एक रेयर केस बता रही हूँ। मालवेसी कुल जो होता है, मालवेसी फैमिली आपने नाम सुना है, 11th क्लास में आपने पूरा पढ़ा है। मालवेसी कुल के अंदर आता है हमारा चाइना रोज। चाइना रोज इसका जो चाइना रोज है वो इसका एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस का मतलब है इसमें आपको ध्यान रखना है एक ही पाली पाई जाती है। इसको ध्यान रखेंगे, एक ही पाली होती है, यानी टोटल इसमें 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ये आपको एक इसका एक्सेप्शनल केस मिलेगा। यानी इसमें ध्यान रखें एक ही पाली होगी और 2 लघु बीजाणुधानी होगी। मैं ऊपर लिख रही हूं तो इसको ध्यान से समझें। मालवेसी जो फैमिली है, मालवेसी को में हम ये मानेंगे ये एक पालित होती है, एक पालित होती है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। बाकी सब में एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर आपको 4 लघु बीजाणुधानियां स्पष्ट रूप से मिलेंगी। तो ये अंदर की स्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसके अंदर और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैं बताऊंगी। तो अभी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर 2 पालियां होती हैं, ऐसे परागकोश को हम एक नाम से और जानते हैं,
इसे हम डाइथीकस भी कहते हैं, इसे हम डाइथीकस के नाम से जानते हैं। और अगर एक ही इसमें लोब है तो वो मोनोथीकस होता है। तो मालवेसी फैमिली जो होती है वो कौन सी होगी, एक पालिक संरचना इसके अंदर होगी। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम इसमें देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 लघु बीजाणुधानियां होंगी। इन लघु बीजाणुधानियों में क्या होता है, इन सभी परागपुट के अंदर या पोलन चेम्बर के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। यानी लघु बीजाणु को हम किस नाम से जानते हैं, परागकण। परागकण यहाँ पर विकसित होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है ये हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इन सभी लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु यानी परागकण पाए जाते हैं। क्योंकि लघु बीजाणु का विकास, उसी के अंदर मेल गेमिट प्रेजेंट होता है यानी नर युग्मक, तो इसको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक परागकोश के अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं। ध्यान रखें, सबसे बाहर की लेयर जो आपको दिख रही है इसे हम बाह्य त्वचा बोलते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस होती है। इसके बाद इसमें ये दूसरी लेयर होती है, इस दूसरी लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, अंतस्थीसियम। इसे हम बोलते हैं अंतस्थीसियम। तो सेकंड वाले को भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, इसे हम एंडोथीसियम इंग्लिश में, और हिंदी में इसको अंतस्थीसियम बोलते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। तो टोटल परागकोश के अंदर 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है या जो परत पाई जाती है, जो स्तर पाया जाता है, उस स्तर को हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। इसके बाद का जो सेकंड स्तर है उसे हम अंतस्थीसियम बोलते हैं। थर्ड स्तर मैं और बना रही हूँ यहाँ पे, थर्ड स्तर जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, उसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर यानी मध्य परत के नाम से। ये तीसरा स्तर भी मैंने आपके यहाँ पे बनाया है, देखो डायग्राम के अंदर, ये थर्ड स्तर है, इसे हम मध्य परत के नाम से जानते हैं। तो टोटल 3 हुए हैं। एक और स्तर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेपिटम के नाम से जानते हैं। वो बिल्कुल आपको देखो ये परागकोश के चारों तरफ, ये वाली लेयर जो आपको दिख रही है, ये दिख रही है आपको, ये परागकोश के चारों तरफ, इसे हम बोलते हैं कौन सी लेयर, ये टेपिटम कहलाती है इंग्लिश में, और हिंदी में इसे पोषोतक बोलते हैं, लेकिन टेपिटम वर्ड ही यहाँ पर ज्यादा काम में आएगा। अब इन चारों परतों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये किन किन इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, ये सब चीजें मैं डिटेल में जब इसकी संरचना बताऊंगी, मतलब थ्योरी में बताऊंगी, उसमें आपको पढ़ाऊंगी। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है। ये हम पढ़ रहे हैं मेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट में आपको पता है कि परागकण आता है, तो पूरा परागकण कैसे बना, किसमें होता है, इन सब की संरचना में पता होनी चाहिए। तो क्लियर है आपको, ये संरचना जो मैंने बताई है ये परागकोश की संरचना है, जिसमें 4 परतें होती हैं, योजी ऊतक होता है और लघु बीजाणुधानियां होती हैं। अब इन सबको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, इनके पॉइंट्स क्या क्या आएंगे वो हम नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर स्टडी करेंगे।